जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष 2025 का प्रथम महीना जनवरी उसका राशिफल लेकर के। और आज नंबर है मिथुन राशि का। मिथुन राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल, धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन और कैरियर, भाग्य, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। उन उपायों के भी बारे में जानेंगे जिससे महीना आपके लिए बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण हो जाए। प्रारंभ में बता दूं, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। आइए एक पहले सिंहावलोकन करते हैं संक्षेप में कि ग्रहों ने क्या योगा योग इस महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए बनाया है। तो आपके राशि स्थान पर प्रारंभ में ये खाली रहेगा, 21 जनवरी तक राशि स्थान खाली रहेगा। मंगल आपके द्वितीय स्थान पर विराजमान रहने वाले हैं, वक्री हैं। 21 जनवरी को ये वक्रगति करते हुए आपके राशि पर आ जाएंगे, और ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर विराजमान है। वक्रगति करके पुनः मिथुन पे आ जाएंगे। इसके पहले भी मिथुन में थे ही, कर्क में जाने के पहले। तो मंगल का ये समय चल रहा है 3-4 महीने का, लगभग इसी स्थान पे रहने वाले हैं। तो अब मिथुन राशि पर आ जाएंगे 21 जनवरी को। यहाँ से आगे लंबे समय तक यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। तृतीय स्थान आपका खाली है। चतुर्थ स्थान पर केतु देव विराजमान है। छठे स्थान, पंचम स्थान और छठा स्थान खाली है। सप्तम स्थान पर सूर्यदेव विराजमान रहने वाले हैं। धनु राशि पर हैं, इसीलिए खरमास चल रहा है। और 14 जनवरी तक सूर्यदेव यही विराजमान रहेंगे। और बुध देव भी यहाँ पर 4 जनवरी से 24 जनवरी तक इसी स्थान पर रहने वाले हैं, अर्थात सप्तम स्थान पर रहने वाले हैं। अब यही सूर्य जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति करते हुए मकर राशि पर चले जाएंगे, तो बुध भी 24 जनवरी को यह स्थान परिवर्तित करके मकर राशि पर चले जाएंगे। तो कुछ समय के लिए यहाँ पर बुधादित्य योग आपके बनेगा, फिर बुधादित्य योग आपके लिए अष्टम स्थान पर बन जाएगा। परिणाम क्या होगा इसको बाद के बारे में आगे जानते हैं। शुक्र 28 दिसंबर को ही आपके भाग्य स्थान पर शनि के घर में और शनि के साथ विराजमान होंगे। जबरदस्त गोचरी होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्चाभिलाषी होंगे। आप जानते हैं कि उच्चाभिलाषी ग्रह उच्च के समान ही परिणाम देता है। शुक्र का यहाँ पर उच्च का होना बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और शनि तो शनिदेव अब समय वक्री से मार्गी हो चुके हैं, पिछले नवंबर से ही अच्छे परिणाम दे रहे हैं, जा रहे हैं। डिग्री बढ़ी हुई है, अब मीन राशि की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। राहु आपके दशम है, कहते हैं जिनके राहु 10 में है दुनिया उनके बस में, तो राहु भी अच्छे हैं। कैसे अच्छा परिणाम देंगे, कहाँ से सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ये जानेंगे, क्योंकि इस समय राहु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से लेकर के मई तक, 18 मई तक। एकादश स्थान आपका खाली है। द्वादश स्थान पर देव गुरु बृहस्पति वक्री होकर के चल रहे हैं। 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। आइए जानते हैं सबका क्या परिणाम होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। संस्कृत के ग्रंथों में कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही सारे साधनों को पूरा करने वाला है, वही साधन है। जो भी लक्ष्य तक पहुंचना है हमें इसी से करना। इस शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। तो सबसे उसी प्राथमिकता उसी का है। शास्त्र तो कहते हैं यहाँ तक कि यदि आप अपने शरीर को अपनी आदतों से अगर उसको रोग में ढकेलते हैं, अस्वास्थ्य की तरफ ढकेलते हैं, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए कहते हैं शरीर को भगवान का मंदिर समझकर उससे आत्म संयम और नियमितता द्वारा उसकी आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो ये इतना महत्वपूर्ण है शरीर। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए उनकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, तो बिल्कुल 24 जनवरी तक तो मिथुन राशि के जातकों की हेल्थ बहुत अच्छे रहने वाली है। राशि का स्वामी केंद्र में सप्तम स्थान पर विराजमान होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वास्थ्य में। हाँ, लेकिन 24 जनवरी के बाद आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और अष्टम चले जाएंगे। तो ये लग्न भंग योग, राशि भंग योग बनता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण से हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। न केवल आपके हेल्थ में बल्कि आपके माता जी के हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम आती हुई यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सूर्य का साथ होगा। सूर्य भी यहाँ पर 9वें स्थान पर विराजमान होंगे 14 जनवरी के बाद में आपके अष्टम स्थान पर। और अष्टम स्थान पर सूर्य दुर्घटना कराता है, तो दुर्घटना के प्रति आपको बहुत सावधान
14 जनवरी के बाद रहना है। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से आपको चलानी चाहिए। स्किन का अपने विशेष ख्याल रखिए, दांत का ख्याल रखें और आँख का ख्याल रखें। इन सबसे समस्याएं आपको पैदा हो सकती हैं इस महीने, इसलिए इसका ध्यान रखें। तो ये हो गया स्वास्थ्य। अब आते हैं आपके धनागमन, धन संचयन, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, माया अर्थात धन। तो धन की स्थिति देखेंगे तो मंगल आपके इनकम के स्वामी हैं, आय के स्वामी हैं और वर्तमान में धन स्थान पर विराजमान है। इनकम के स्वामी का धन स्थान पर विराजमान होना, यद्यपि ये नीच के भाव पर है, लेकिन ये नीच राशि पे जरूर है, लेकिन वक्री है। तो वक्री होते ही इनका नीचत्व भंग हो गया है, तो इनकम के लिए बहुत अच्छा है। धन स्वतः आता रहेगा, इनकम के लिए बहुत बढ़िया है। और ऐसा धन आएगा जो आपके पास रुके भी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आपके घर में ऐसे बिगड़ेंगे जिस पर आपको खर्च करने पड़ेंगे, जिससे कुछ आय व्यय में कुछ असंतुलन पैदा हो सकता है जो मध्यम आय वर्ग वाले लोग हैं। हाँ, एग्रीकल्चर्स के लिए ठीक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। भूमि से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो प्रॉपर्टी डीलिंग आदि का काम करते हैं, रियल इस्टेट में जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। 21 जनवरी के बाद यही मंगल जो आय के स्वामी है आपके राशि पर आ जाएंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इनकम के स्वामी का केंद्र में आना, वो भी राशि पर आना, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। और जो लोग भी इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं उन सब के लिए लाभकारी है। इन सब चीज़ों से मतलब भूमि से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे एग्रीकल्चर का काम हो करते हो, ठेकेदारी के काम करते हो, इन सब से चीज़ों से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा। धनागमन, धन संचय बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है और अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त होती हुई दिख रही मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो धन की स्थिति जनवरी महीने में विशेष वृद्धिमान है, विशेष लाभ वहां पर आता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए अगर शिक्षा संतान की बात करें, पंचम, तो पंचम भाव के स्वामी उच्चाभिलाषी होकर के नवम बैठेंगे। तो त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में जब विराजेंगे तो ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति क्रिएट करने वाले हैं, बहुत शानदार स्थिति यहाँ पर क्रिएट करेंगे। और नवम के स्वामी के साथ बैठेंगे तो भाग्य का तो अभिवर्धन होगा ही, साथ ही साथ जो शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आदर्श के स्वामी भी शुक्र हैं और जब नवम आएंगे तो नवम से भी विदेश को देखते हैं तो विदेश जाने के चांसेस बनेंगे। और खासकर यदि लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, नौकरी आदि से जुड़े हुए हैं, जॉब से जुड़े हुए, किसी भी तरीके से फॉरेन से कनेक्शन है आपको, तो विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर दिख रही। भाग्य उस पर साथ देगा। शिक्षा आदि के लिए जाना चाहते तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति बना रहा है। संतान यदि आप फॉरेन से जुड़ी हुई है तो उसको भी विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। फॉरेन से ना भी जुड़ी हो, पढ़ाई लिखाई कर रही हो, भाग्य उसका साथ देगा। मेंटर्स अच्छा मिलेंगे, शिक्षक अच्छा मिलेंगे, शिक्षक जो सलाह देंगे उनके काम की होने वाली है, उस पर अमल करने की आवश्यकता है। तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। यदि मिथुन राशि के जातक स्वयं विद्यार्थी है तो उनके लिए और भी अच्छा होने जा रहा है। ये समय बहुत बेहतर है, आपके लिए काम का समय है। अपने पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है। प्रेम प्यार की बात कर लें तो प्रेम प्यार के लिए भी समय 24 जनवरी तक का तो बहुत अच्छा है। 24 जनवरी आप बिल्कुल कहीं प्रपोजल्स है, आप उस पर प्रपोज कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन, आपका प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन में भी बदलने के पूरे चांस 24 जनवरी तक रहेंगे। अपने पेरेंट्स से बात करना है तो इस समय आप कर सकते हैं, यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। लेकिन 24 जनवरी के बाद में जब बुध आपके अष्टम चले जाएंगे तो वो थोड़ा सा वहाँ पर संघर्ष कराते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी समस्या कराते हुए दिख रहे हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। तो उस समय का थोड़ा सा ख्याल रखें। 24 जनवरी के पहले जो काम इस तरह के हैं उसके आप पूरा कर लें। तो शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार के लिए इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें आप कर सकते हैं। अब गृहस्थ जीवन की बात करें तो सूर्य 14 जनवरी तक है, तो ये लड़ाई झगड़ा बात भी बात कराएंगे। गृहस्थ जीवन में कुछ जीवन साथी के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति पैदा करेंगे। कुंडली में भी आपके सूर्य अच्छे नहीं है, सूर्य या तो सप्तम है या यहाँ बैठे हुए हैं, नीच के हैं, जैसे भी है, या किसी विपरीत ग्रहों की दशा चल रही जो सप्तम को प्रभावित कर रहा हो, पापक ग्रह, तो उसके तब ये सूर्य और खतरनाक हो सकता है। तो वो दूर अलगाव ला सकता है। क्या हो सकता है कि किसी कारणवश आप जीवन साथी से दूर रहना पड़े इस महीने आपको। तो जब तक सूर्य 14 जनवरी तक यहाँ पर हैं आपके लिए गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, और यदि वो हार्ट के पेशेंट हैं या भी किसी तरीके का हड्डी संबंधी समस्या है, बोन से संबंधित समस्या है, आँख बाल आदि की समस्या से ग्रसित है, तो वो समस्या उभर सकती है। स्किन एलर्जीज भी उनको खास तौर पे हो सकती है आपके जीवन साथी को। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य और उनके साथ संबंध में प्रॉब्लम 14 जनवरी तक विशेष रूप से होती हुई दिख रही है। हालांकि जैसे सूर्य यहाँ से हटेंगे तो जीवन साथी के साथ संबंध और उनके स्वास्थ्य दोनों में राहत होती हुई दिखेगी।
पराक्रम पुरुषार्थ के स्वामी हैं और सप्तम बैठेंगे तो और सबके लिए ठीक है। व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापार व्यवसाय यदि आपका पार्टनरशिप में तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, वहाँ भी अलगाव हो सकता है। थोड़ा सा संबंधों को बनाकर रहें, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होती हुई यहाँ पर दिखेगी, खासकर 14 जनवरी तक। 14 जनवरी के बाद चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन 14 जनवरी तक ओवर रिएक्शन से बचें, ओवर रिएक्ट न करें, नई समस्या पैदा होती हुई दिख रही हैं। अब आते हैं हम आपके भाग्य पे। तो भाग्य आपका बेहतर, बहुत अच्छा, क्योंकि भाग्य के स्वामी भाग्य स्थान पर ही विराजमान है, मार्गी हैं और अब धीरे धीरे कर्म स्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। 29 मार्च तक आ जाएंगे आपके कर्म स्थान पर, तो बहुत अच्छा है। धर्म के भाव, लेकिन अष्टम के भी स्वामी हैं, वहाँ पर बैठे तो पिता के स्वास्थ्य का कुछ ख्याल रखना होगा। सो यहाँ पर बैठकर शनि की दृष्टि तृतीय स्थान इनकम स्थान पर बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगा। भाग्य से बहुत सारे इनकम के सोर्सेज आप पे डेवलप होते हुए दिख रहे हैं और आपके इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं, प्रमोशंस होते हुए दिख रहे हैं। और शनि इस समय बहुत शनि की दृष्टि में शुक्र की दृष्टि भी समाहित हो जाएगी, क्योंकि जब शनि की दृष्टि पड़ेगी और युति बनी हुई तो उसमें शुक्र की भी दृष्टि मानी जाएगी, तो शुक्र भी आपके लिए अच्छा करने वाले हैं। अब भाग्य आपका विशेष रूप से प्रकाशित होता हुआ, प्रतिभाषित होता हुआ दिख रहा है और शुक्र और शनि की दृष्टि सीधे यहाँ पर पराक्रम पुरुषार्थ पर पड़ेगी, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ, इनिशिएटिव्स, ड्राइव्स ये सब बढ़ने वाले हैं। रिस्क, आप रिस्क टेकर बनेंगे, रिस्क लेने की क्षमता आप में आएगी, बहुत अच्छे निर्णय लेने की संभावना बनी रहेगी जब तक सूर्य यहाँ पर, क्योंकि आपके पराक्रम के स्वामी भी यहाँ हैं, बुध शनि और शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। उसमें भी आपको भाग्य से विशेष काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वादश पर बैठे हुए वक्री हैं, इनकम स्थान को अपने प्रभाव मिली हुई है, तो इनकम की वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। प्रमोशन इसलिए भी अच्छा हो कि गुरु आपके एकादश स्थान का लाभ दे रहे हैं इस समय वक्री होते हुए, और शुक्र शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र से संयुक्त होकर के, और देवगुरु वहाँ बैठे हुए हैं, तो ये लाभकारी आपके लिए स्थिति बनी हुई है। तो इनकम में कहीं कोई समस्या मिथुन राशि के जातकों को होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, आपके छठे स्थान के स्वामी मंगल आपके एकादश स्थान पर बैठे हुए, आपके द्वितीय स्थान पर बैठे हुए वक्री हैं, तो छठे स्थान के स्वामी जब वहाँ बैठते हैं तो लिटिगेशन, मुकदमे आदि में धन का खर्च होना दिखा रहे हैं। जब यही 21 जनवरी को राशि पर आ जाएंगे, छठे के स्वामी राशि पर आएंगे, तो ये थोड़ी शुभ स्थिति होती हुई दिख रही है, विशेष लाभ स्थिति की दिखा रहे हैं। नौकरी आदि प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये नौकरी का भाव और राशि और आ जाएंगे केंद्र में, तो विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इनकम के भी स्वामी, तो इनकम भी बढ़ाते हुए वहाँ पे दिख रहे हैं। तो 21 जनवरी के बाद स्थितियाँ ज़्यादा फेवरेबल है मंगल के दृष्टि से, और छठे भाव को दृष्टिगत करते हुए। हाँ, 21 जनवरी तक थोड़ा कोर्ट कचहरी का मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। लोन आदि आपको नहीं लेना चाहिए, ना उधार देना चाहिए, ना उधार लेना चाहिए। दोनों चीज़ों में परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखिए। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद में किसी के ना पड़े, अन्यथा समस्या ही दुर्घटना का भी स्थान होता है, दुर्घटना भी करा सकता है। वाणी का प्रयोग बहुत संभाल कर करने की आवश्यकता है। वाणी इसमें हार्श रहेगी 21 जनवरी तक, तो शब्दों का प्रयोग बहुत सावधानीपूर्वक आपको करना होगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। ये रही लगभग सारे ग्रहों की स्थिति हमने देख ली, सारा पक्ष आपका देख लिया है। और दशम का राहु आपके लिए फायदेमंद है, थोड़ा सा कूटनीति से कूटनीति करवाता है, थोड़ा षड्यंत्र करवाता है, और यही कुछ षड्यंत्र आपके कार्यक्षेत्र में भी करवाएगा यही राहु। तो कार्यक्षेत्र में होने वाले षड्यंत्रों के प्रति आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है मिथुन राशि के जातकों। आपके जहाँ काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ भी आपके प्रति कुछ षड्यंत्र हो सकते हैं, आपके कोलीग्स से, आपके जूनियर्स हो या आपके सीनियर्स हो, वहाँ पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और कुछ षड्यंत्र होंगे, लेकिन आप इससे पार कैसे? टैक्टफुल, ओवर रिएक्शन ना करें, टैक्टफुली उस चीज़ों को हैंडल करेंगे, बिल्कुल साथ होगा। राजनीतिज्ञों के लिए राहु बहुत अच्छा है, रामबाण का काम करेगा यहाँ पर, राजनीतिज्ञों के लिए विशेष लाभ की स्थिति होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अब इस उपाय क्या करें? उपाय के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए, चूँकि मंगल इसमें वक्री चल रहे हैं और मंगल आपके लिए एकादश स्थान के स्वामी, छठे के भी स्वामी हैं, तो आपको हनुमान जी की आराधना निरंतर करते रहनी चाहिए, उनके शरण में पड़े रहें। दूसरे, शनि आपके भाग्य स्थान पर बैठे, इसलिए भी हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, श्री सूक्त का पाठ करें। और हाँ, मिथुन राशि के जातकों को मैं हमेशा कहता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए बहुत अनिवार्य है और आपके भाग्य के सारे द्वार खोलने वाला है। तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अनिवार्य रूप से पूरे जीवन, न केवल इस महीने,
हमेशा के लिए इसको अपना सकते हैं। विशेष लाभ अगर आपको लेना है, जीवन को आपको विशेष सफल बनाना है तो। अब हम आते हैं व्रतों और त्योहारों पर। व्रत त्योहार में हम व्रत एकादशी को लेते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है तो न केवल धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एकादशी व्रत को हम अपने वीडियो में समाहित करते हैं। एकादशी व्रत करने से बहुत सारे ग्रह आपके अनुकूल होते हैं। कुंडली में कैसे भी हो, अच्छे हों तो और अच्छा परिणाम देंगे, बुरे होंगे तो अच्छा परिणाम देने के लिए विवश हो जाएंगे एकादशी व्रत करने से। तो उसको नोट कर लीजिए। पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी को है। इस एकादशी को करने से, विधिवत करने से पुत्र प्राप्ति की आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होता है, पुत्रदा एकादशी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, खट तिला एकादशी 25 जनवरी को है। खट तिला, खट माने 6, शट भी कहते हैं इसको, खट भी बोलते हैं। तो 6 हुआ, तिला मतलब तिल। तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग इस दिन करना चाहिए, चाहे आप एकादशी व्रत करते हो या ना करते हो। खटतिला एकादशी में ये 6 काम आपको अवश्य करने चाहिए। इन 6 कामों को करने का लाभ क्या है? आपकी आर्थिक समस्या समाप्त होगी, आपके पितर प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, आपके पापों का क्षय होगा। कहते हैं एकादशी के दिन तिलों का जितने तिल का दान करते हैं उतने पाप आपके समाप्त हो जाते हैं, शास्त्र कहते हैं। तो खटतिला में 6 प्रकार के तिल का प्रयोग करना है। पहले तो स्नान करते समय ये 6 चीज़ों नोट कर लें आप। स्नान करते समय तिल डाल करके स्नान करिए। स्नान करने के बाद दान करना है, दान तिल का ही करना है। गुड़ मिश्रित करके तिल का दान करेंगे तो और फायदेमंद रहेगा। और तीसरा, तर्पण, अपने पितरों के निमित्त तिल मिश्रित जल दक्षिण दिशा में मुंह करके आप पितरों के निमित्त आप गिराते हैं तो पितर भी प्रसन्न होंगे। चौथा काम, हवन अर्थात यज्ञ करना। तिल में घी मिला करके आप हवन करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 4 काम। और हाँ, अगर सफ़ेद तिल को घी में मिला करके आप श्री सूक्त के मंत्रों से आहुति देते हैं तो आपकी समस्त आर्थिक समस्याएं एकदम से समाप्त हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो 4 हो गया हवन। अब 5वां हो गया पूजन। भगवान का जो पूजन करें तो उनको जो भोग लगाएं, भगवान लक्ष्मी नारायण को या भगवान कृष्ण को, राम को, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, उसको तिल और गुड़ का ही भोग लगाए। तिल और गुड़ के लड्डू बना लें। और अब ये घर पे खरीद के नहीं, खरीद पे पता नहीं कैसे मार्केट में बनता हो, आप अपने घर पे बनाएं, बहुत आसान है। उस तिल के लड्डू को भगवान को भोग लगाएं और उसी का पारण करें, स्वयं भी खाएं, वही तिल का ही भोजन करें, पारण भी तिल से करें और तिल का ही फलाहार करिए। इतने प्रकार से अगर तिल का उपयोग आप 6 प्रकार से आप करते हैं, आपका बहुत मंगल होगा, बहुत ही शानदार परिणाम इसके प्राप्त होते हैं। अब आते मकर संक्रांति है 14 जनवरी को। तो मकर संक्रांति पे इस बार तो महाकुंभ लग रहा है प्रयागराज में। तो यदि आप प्रयागराज जाकर स्नान करते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते तो अपने नज़दीक के किसी तीर्थ में स्नान करिए। वहाँ भी नहीं जा सकते तो अपने घर में, सबके घर में गंगा जल होता है, तो अपने खाली बाल्टी में थोड़ा सा 1 चम्मच या 2-4 बूंद गंगा जल डाल लीजिए, फिर उसको पानी से भर लीजिए, वो गंगा जल के समान हो जाएगा, उसी से स्नान करिए। लेकिन ये स्नान सूर्योदय के पूर्व हो जाना चाहिए। मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को। मौनी अमावस्या में ठीक ऐसे करना। हाँ, मौनी अमावस्या में इस बात का ध्यान रखें, स्नान तक बिल्कुल मौन रहना है, बोलना नहीं है। भगवान का मन ही मन उनके नाम का जप करते हुए, उनका स्मरण करते हुए स्नान करेंगे, बहुत शुभ पुण्यदायक। ये 4 व्रत और त्यौहार आपके लिए बहुत मंगलकारी हैं, बहुत कल्याणकारी हैं, आप इसको करिएगा। हर सनातनी को, हर हिंदू धर्म, हर वैष्णव को इसको करना चाहिए। आइए इस वीडियो को भी यहीं विराम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिएगा, उनका भी लाभ कराइएगा। और कमेंट में जा कर के भगवान का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय सिया राम अवश्य ही लिखिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।